दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को देख लो, वरना आप इसको अच्छे से यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ तो यार एक बार उसको पहले देखना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। तो चलो यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से द कंपनी फाइट बैक। अब पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने जाना था कि भाई जो हमारे यहाँ पे नेता होते हैं और जो हमारे सिपाही थे, जो हमारे यहाँ पे गांव के अंदर लोग रहते थे, उन सभी ने और शहर वालों ने मिलके विद्रोह कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब के खिलाफ, या फिर मैं बोलूँ अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद अब क्या होता है, अब बारी आती है आपकी कंपनी की फाइट बैक करने की, यानी कि कंपनी की ओर से भी अब लड़ाई को शुरुआत करने की। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with escape easy, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebels force in September 1857. अब माय फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लैंड से अपनी और भी फोर्स यहाँ पे बुला ली कि भाई आप भी आइए, हमारा साथ दीजिए। यहाँ पे लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, वो जहाँ पे भी हमें देखते हैं मार डालते हैं। तो उसके बाद माय फ्रेंड्स, जब अंग्रेजों की सेना यहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो सेना इकट्ठे होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले उन एरियाज़ के ऊपर टारगेट किया जिन एरियाज़ के अंदर विद्रोह बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। जैसे कि आपका दिल्ली का एरिया हो गया, और उन्होंने दिल्ली को वापस से अपने अंडर ले लिया। कब लिया? आपके सितंबर 1857 के अंदर। ठीक है, इस डेट को आपको याद रखना है माय फ्रेंड्स। उसके बाद कहते हैं द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज tried in court and sentenced to his life imprisonment. He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to the prison in the Rangaon in October 1858. उसके बाद माय फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे जो आपके लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उसको मतलब कि यहाँ पे कोर्ट के अंदर ले जाया गया। कोर्ट के अंदर उसको फिर बाद में पनिशमेंट दी गई कि भाई आप और जो आपकी वाइफ है जिसका नाम हजरत महल है, जिन्नत महल है, आप दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे जेल में रहेंगे सारी उम्र के लिए। आई मीन आप मतलब आजीवन कारावास इसको बोलते हैं माय फ्रेंड्स, वो इनको मिल गया। ठीक है, और ये मिला उनको 1858 के अंदर अक्टूबर में, और जबकि यहाँ पे दिल्ली उन्होंने कब अपने अंडर में ली थी, 1857 के अंदर सितंबर में। ठीक है, और कौन सी जेल के अंदर गए, ये गए आपके रनगांव जेल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो माय फ्रेंड्स, आगे लिखा है रनगांव जेल इन 1862। उसके बाद ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपकी पिक्चर यहाँ पे शो कर रही है कि आपको ब्रिटिश फोर्स अटैक द रेबल्स हु हैड ऑक्यूपाइड द रेड फोर्ट, कि भाई जो यहाँ पे आपके विद्रोही यहाँ पे इसके आसपास खड़े थे ना लाल किले के, उनके ऊपर ब्रिटिश लोग जो हैं वो कैसे अटैक कर रहे हैं, आप इस पिक्चर के अंदर इस बात को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बता रखा है आपको एंड सलीमगढ़ फोर्ट इन दिल्ली, और ये आपकी पिक्चर मेरे ख्याल से सलीमगढ़ फोर्ट और रेड फोर्ट दोनों के बारे में आपको शो कर रखी है। और यहाँ पे आपको बता रखा है दिस सीज ट्रेन रीच दिल्ली, कि भाई यहाँ पे जो आपके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं और कैसे दिल्ली को अप्रोच कर रहे हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इनके साथ में तोपे भी हैं, घोड़े भी हैं, क्या कुछ सीन यहाँ पे इनका जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं द ब्रिटिश फोर्सेज इनिशियली फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशंस इन दिल्ली। ऑन September 1857 reinforcement arrived, a 7-mile long siege train comprising cartloads of cannons and the ammunition pulled by elephants. The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of पॉपुलर रेपेलियन। अब माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि भाई अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि भाई दिल्ली उनके अंडर में आ जाए, वापस से वो लाल किले के ऊपर विजय पा ले। लेकिन हुआ क्या कि भाई वहाँ पे जो विद्रोही थे ना, वो बहुत अड़े हुए थे और बहुत कठोर किस्म के थे। इसलिए माय फ्रेंड्स, जो यहाँ पे अंग्रेज थे उन्होंने एक सीज ट्रेन बनाई आपकी। ठीक है, जो कि कुछ इस टाइप की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पिक्चर पहले शो कर दी, उसके बारे में बता आपको अब रहा है। ठीक है, और बताता है कि भाई इसमें आपके जो हाथी थे उनके पीछे भी आपकी तोपें वगैरह बंधी हुई थी, जो आपके घोड़े थे उनके ऊपर भी ये हथियार लेके पहुंचे। वहाँ पे बहुत खतरनाक आपका युद्ध हुआ, इधर से विद्रोही थे, इधर से आपके अंग्रेज थे, इनके बीच में काफ़ी खतरनाक युद्ध हुआ।
उस युद्ध के बाद माय फ्रेंड्स क्या हुआ, आखिरी में जो दिल्ली थी वो अंग्रेजों के अंडर में चली गई। लेकिन दिल्ली को कैप्चर करने से हम ये बात नहीं कह सकते कि भाई अंग्रेज दोबारा से मतलब कि जो उनकी पहले वाली पावर थी उनको मिल चुकी थी। जबकि सीन क्या हुआ माय फ्रेंड्स, उनको 2 साल तक ऐसे ही युद्ध कंटिन्यू रखने पड़े, कभी कहीं युद्ध हो रहा है कभी कहीं युद्ध हो रहा है, तब जाकर वो जो उनका ये विद्रोह हुआ था 1857 का, उसको अच्छे तरीके से दबा पाए। आगे बताते हैं, लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। जो आपका लखनऊ था उसको 1858 मार्च के अंदर दोबारा से अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। और जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी उसको जून 1858 में पकड़ लिया और उसको वहाँ पे मार दिया गया। उसके बाद बताते हैं, अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई हु आफ्टर initial victory in Kheri, close to Imbra's death when shorted by the British on all sides. Tatya Tope escaped to the jungle of the central India and continued to fight a guerrilla war with a support of many tribal and peasant leaders. He was captured, ट्राइड एंड द किल्ड इन अप्रैल 1859। और बताते हैं कि जो आपकी अवंतीबाई रानी थी उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही आपका सीन हुआ। लेकिन जो आपके तात्या टोपे थे वो यार जंगल के अंदर भाग गए आपके सेंट्रल इंडिया के, फिर वहाँ पे जाके जो कबीले के लोग थे उसके साथ में उसने एकता कर लिया और फिर वो गुरिल्ला वॉर करने लगे। आपकी गुरिल्ला वॉर अब क्या होती है माय फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि भाई देखो यार, यहाँ पे 5-6 लोगों ने ग्रुप बना लिया, समझ रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ से मानो अंग्रेज गुजर रहे हैं और अंग्रेजों की संख्या यही है आपकी 10-15 लगा सकते हो आप, उनको ख़त्म कर दिया सभी अंग्रेजों को। यानी कि छोटे छोटे युद्ध करना, आप एक तरीके से इसको गुरिल्ला वॉर कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आप सभी को बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपके फिर पीजेंट लीडर थे उनके साथ में मिलकर इसने बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन बाद में इसको भी पकड़ लिया गया और अप्रैल 1859 के अंदर इसको भी पकड़ के मार दिया गया। किसको? आपके तात्या टोपे को। चलो यार, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे जो आपकी पिक्चर थी पीछे उसके बारे में आपको बता रखा है, लिखा है पोस्टल स्टैम्प इशूड इन दी कोमेमोरेशन ऑफ तात्या टोपे, कि भाई जो आपके तात्या टोपे हैं उनकी याद में ये स्टैम्प बनाई गई है। ये आपकी स्टैम्प है, एक मोहर है। उसके बाद आगे आप सभी के पास एक एक्टिविटी आती है जो कि कहती है मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर द अपराइजिंग टुक प्लेस इन मई, जून एंड जुलाई 1857। कि भाई आप उन जगह की यहाँ पे एक लिस्ट बनाओ जहाँ पे 1857 के अंदर क्या हुआ था आपका, मतलब कि विद्रोह हुआ था मई के टाइम में, जून के टाइम में और जुलाई के टाइम में, ठीक है। और फिर आप एक बात को नोटिस करो और अगेन से जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है इस वाले पार्ट के अंदर एक बार उसको ध्यान से अगेन से सोचो समझो, आपको कुछ अच्छा से यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, एक्टिविटी है, तो आपको खुद से करनी है, इसको मैं नहीं बताने वाला। आगे बोलते हैं माय फ्रेंड्स, just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of the rebel force encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of Sipahis and rebels, Nawabs and Rajas were tried and the hanged. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बात बताई जाती है कि भाई अंग्रेजों को फिर बाद में मतलब कि जब इतना कुछ उन्होंने कर दिया तो उसके बाद में जो लोगों का विश्वास था वो जीतना बहुत मुश्किल हो चुका था। उसको जीतने के लिए अब अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी लगी। जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे उसको उन्होंने कहा कि भाई हम जो आपकी पुराने वाली राइट्स थे, आप ट्रेडिशनल राइट्स जो कि पहले अपनी ज़मीन के ऊपर अपना अधिकार मानते थे, अब उसको हम आपको उसको मानने देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कभी भी किसी वाइट पीपल को किल नहीं करना है, ठीक है। और साथ में माय फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई उन्होंने मतलब कि ऐसे कुछ अब रिफॉर्म्स लाने की यहाँ पे कोशिश की। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि लेकिन जो लोग थे, सिपाही थे, सभी के मन में ये बातें थी कि भाई जो राजा हैं हमारे, नवाब थे, जो रेबल्स के अंदर हमारे लोग थे, उन सभी में से बहुत सारे लोगों को इन्होंने यहाँ पे फांसी दे दी, ठीक है। तो ये बात तो यार सभी के मन में यहाँ पे थी। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे देखो यार, ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप कश्मीरी गेट इन एंटर दिल्ली। कि भाई अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर घुसने के लिए जो आपका कश्मीरी गेट आता है ना, उसको बिल्कुल ऐसे उड़ा के रख दिया माय फ्रेंड्स। देखो कैसे उड़ाया आपके कश्मीरी गेट को। और कश्मीरी गेट आपको आज भी देखने को मिलता है अगर आप दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हो तो, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर मैथ, कि भाई उसके बाद क्या सीन आपका रहा। चलो यार इसके बारे में भी जानते हैं। सो यहाँ पे लिखा है
The British had regained control of the country by the end of 1859। कि भाई यहाँ पे 1859 के एंड तक आपके जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अगेन से यहाँ पे कंट्री के ऊपर अपना पूरा अगेन से अधिकार बना। एंड हाँ माय फ्रेंड्स यार, एक इंपॉर्टेंट बात पीछे और मिस हो गई कि भाई यहाँ पे जो कह रहे थे ना, यहाँ पे सीन इन लोगों ने ये करा था कि भाई जो इनके साथ में मतलब कि जब युद्ध हुआ था ना, इन लोगों ने इनकी तरफ विद्रोह करा, उस टाइम पे जो लोग इनके साथ में लॉयल रहे, उनकी लॉयलिटी को बनाए रखने के लिए इन्होंने सिर्फ उनको कहा था कि भाई जो तुम्हारे पास पिछले वाली राइट्स है तुम उनको एंजॉय कर सकते हो, ट्रेडिशनल राइट्स को। लेकिन जिन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उन लोगों को इसने क्या दे दी, यहाँ पे फांसी दे दी, उन नवाब को भी, राजाओं को भी, और जितने भी सिपाही थे उन सभी को भी। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये कुछ बात थी। मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि भाई यहाँ पे सभी के लिए वो, लेकिन मेरे को बाद में यहाँ पे रिमाइंड आया कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर लेना। ओके, उसके बाद कहते हैं बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। कि भाई अंग्रेजों ने यहाँ पे अगेन से पावर तो ले ली 1859 के अंदर, लेकिन जो इनकी पहले वाली लैंड पॉलिसीज थी अब ये उसी के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते थे, या कुछ यहाँ पे अलग लेके आना चाहते थे। उसके बाद बताते हैं गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। कि भाई अब हम कुछ ऐसे बदलावों के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे हमारे 1 नंबर से, कि भाई जो जो अंग्रेज बाद में लेके आए थे, कब लेके आए थे, आपके इस विद्रोह के बाद 1857 के बाद, जब 1859 में उन्होंने अपने अंडर में अगेन से यहाँ पे इंडिया को ले लिया था। ठीक है, तो देखते हैं यार क्या कुछ बदलाव थे यहाँ पे नंबर 1 से। तो यहाँ पे बोलते हैं दी ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। कि भाई उन्होंने क्या कर दिया कि अब तो यार आपको पता है कि यहाँ पे जो एलिजाबेथ थी उसने अपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए भेजी थी हमारे इंडिया के अंदर। फिर बाद में ट्रेड की जगह ये कंपनी हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी करने लगी, और फिर बाद में ये क्या बन गई, एक पॉलिटिकल पावर बन गई, और उसने इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये बात आप यहाँ तक समझ चुकी हो। अब इन्होंने क्या लॉ पास कर दिया कि भाई ये जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इससे मामला संभल में नहीं आ पाएगा। अब इससे पावर लो, ये वाली इससे पावर लेके, और ये पावर कौन संभालेगा, अब जो यहाँ पे क्राउन है, मतलब कि जो ब्रिटिश का क्राउन है, यानी कि जो ब्रिटिश जो आपका इंग्लैंड है ना बेसिकली माय फ्रेंड, जहाँ से लोग आए थे, ब्रिटिश क्राउन या फिर यहाँ पे इंग्लैंड का जो आपका राजा था, अब वही मेन अथॉरिटी था, ताकि यहाँ पे जो और अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँ और ज़्यादा दिक्कतें ना सामने आ पाएँ। इनका मानना था कि भाई कंपनी की वजह से इतना बड़ा विद्रोह यहाँ पे हो पाया। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव तो ये वाला लेके आप इसको याद रखना। उसके बाद कहते हैं a member of British cabinet was appointed secretary of state for India and made responsible for all matter related to the governance of India। कि भाई इनकी जो कैबिनेट थी ना, ब्रिटिश कैबिनेट, उसमें से इन्होंने एक बंदे को उठाया, उसको सेक्रेटरी बना दिया हमारी इंडिया स्टेट का। ठीक है, और अब हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई भी काम होता है, कोई भी इशू आता है, बड़ा छोटा कैसा भी इशू आता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका ये ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा, या फिर हम बोले सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ये मतलब कि आपका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद कहते हैं ही वॉज गिवन अ काउंसिल ऑफ एडवाइस हिम कोल्ड द इंडियन काउंसिल। और अब आपका ये अकेला तो यार इतना बड़ा हमारे इंडिया को नहीं संभाल पाएगा, तो इसके साथ में अंग्रेजों ने इसको बहुत सारी एक मतलब कि 5-6 या फिर 7-8 लोगों की काउंसिल दे दी, यानी कि कुछ लोगों के साथ में काउंसिल भी दे दी कि भाई आप इन लोगों की सहमति ले सकते हैं, इनसे राय ले सकते हैं, और फिर मतलब कि आप संभाल सकते हैं। उस काउंसिल को नाम दिया गया इंडियन काउंसिल। अब काउंसिल का मतलब है माय फ्रेंड्स, मतलब कि कुछ बंदे इसके साथ में, जैसे मंत्री बैठते हैं ना राजा के साथ में, ऐसे कुछ बंदे इसके साथ में बैठ रहे हैं इसको सलाह देने के लिए, आखिर में डिसीजन यही लेगा। ठीक है, तो ये कुछ सीन अंग्रेजों ने उसके बाद किया। उसके बाद कहते हैं द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब जो हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल था पहले, अब उसको टाइटल दे दिया इन लोगों ने वाइसरॉय का। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये कुछ बदलाव जो कर रहे हैं मैं बदलाव बता रहा हूँ आप सभी को, तो यार इसमें कुछ फैक्ट है जस्ट आपको याद रखनी पड़ेंगे। ये यहाँ पे वाइसरॉय। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, और वो क्राउन का यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो था उसका क्या होगा, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका वाइसरॉय। दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग इंडिया। और अब जो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना इंग्लैंड के अंदर, वो ही डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी हमारे इंडिया के अंदर होगा उसके लिए। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका माय फ्रेंड्स फंडा इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये बात आप समझ चुके हो, यानी कि पावर जो थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या फिर मैं बोलूँ कि इंग्लैंड के हाथों में चली गई।
उसके बाद आगे आपको ये पिक्चर शो करती है, ये बता रही है ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द रेबल्स नियर कानपुर, कि भाई जो ब्रिटिश की फोर्स है वो देखो यार यहाँ पे विद्रोहियों को कानपुर के अंदर कैसे पकड़ रही हैं। उसके बाद आगे कहते हैं नोटिस द वे द आर्टिस्ट शो दी ब्रिटिश सोल्जर्स वैलियंटली एडवांसिंग ऑन द रेबल फोर्सेस, कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे रेबल्स के ऊपर कैसे एकदम खड़े हो चुकी हैं, इस पिक्चर के अंदर कैसे यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद माय फ्रेंड्स अब हम स्टडी करते हैं हमारे सेकंड बदलाव को। हमने फर्स्ट बदलाव को तो यहाँ पे स्टडी कर लिया है, और माय फ्रेंड्स इन बदलाव को आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, बाद में आपको याद करने में आसानी रहेगी। सो सेकंड के अंदर अब क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। They are allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British Crown. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इन्होंने निर्णय और लिया कि भाई अब पहले ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई अब मानो ये किसी राजा का राज्य है, इसको अपने अंडर में ले लिया और इसके ऊपर राज खुद करने लगे। राजा को इन्होंने यहाँ से हटा दिया कि भाई तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन अब जब इन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश क्राउन ने, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मानो ये आपका राज्य है, साम्राज्य है, तो इसके ऊपर सर राजा जो है वही राज करो, आप ही राज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी कि भाई आप हरदम नीचे रहेंगे, जो ब्रिटिश क्राउन है या फिर हम बोले जो ब्रिटिश की क्वीन थी इनकी, उसके नीचे काम करेंगे आप। मतलब कि आप कभी भी हमसे ऊपर जाने की या हमारे साथ में विद्रोह करने की नहीं सोच सकते। हम इस बारे में भी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे कि भाई आपका जो सन है वो आपके बाद राजा बन रहा है तो वो बन सकता है, हम मना नहीं करेंगे। आपने किसी बच्चे को गोद लिया, अगर वो राजा बनना चाहता है तो वो राजा बन सकता है, हम उसमें भी कोई दखलंदाजी यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगी ब्रिटिश क्वीन, आप सिर्फ उसके नीचे काम करेंगे, आप उससे ऊपर अपने आप को नहीं मान सकते। अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको उस ऑर्डर को मानना होगा। तो ये कुछ बातें माय फ्रेंड्स इन लोगों ने यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर डिस्कस की। उसके बाद चलो अब बारी आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पे कहते हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम द अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड अमोंग द गुरखाज एंड सिख्स एंड दी पठान्स। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली हुआ, इन्होंने जो तीसरे के अंदर अपना ये रूल पास किया ना, उसके अंदर इन लोगों ने क्या पास किया कि भाई अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे आर्मी थी ना ब्रिटिश आर्मी इंडिया के अंदर, इसके अंदर इंडियन सोल्जर बहुत ज़्यादा थे। अब इंडियन सोल्जर्स की मात्रा तो हम देंगे घटा, और जो हमारे यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी मात्रा देंगे हम बढ़ा, जिससे कि विद्रोह की आगे कोई ऐसी सिचुएशन ना आए। और साथ में जो हम यहाँ से सिपाहियों को नियुक्त करते हैं ना आपके अवध के रीजन से, बिहार के रीजन से, सेंट्रल इंडिया से, इनको तो अब सेना में लेना करो बंद। और आप सिपाही कहाँ से लेंगे, गुरखाज को सिपाही बनाओ, सिख्स को सिपाही बनाओ और पठान्स को सिपाही बनाओ, ठीक है। तो अब इन्होंने तीसरे नंबर के अंदर ये रूल पास किया। उसके बाद बारी आती है फोर्थ की। अब यहाँ पे कहता है द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज confiscated on a large scale and they were treated with suspicions and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. अब यहाँ पे यार जो आपके मुस्लिम्स थे माय फ्रेंड्स, उनसे उन्होंने यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब कि छीनना स्टार्ट कर दिया, और उनकी जो कंडीशंस थी उनकी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटाइल कंडीशन यहाँ पे हो गई, और बहुत मतलब कि ख़राब कंडीशन इन लोगों ने कर दी। इनका मानना था ब्रिटिश लोगों का कि भाई ये जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ है इसके कारण सिर्फ यही लोग हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात आपकी फोर्थ पॉइंट के अंदर इन लोगों ने की। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट था वो कहता है द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियंस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया, कि भाई जो लोगों की धर्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं, यानी कि जो अपने धर्म में वो बातें फॉलो करते हैं, हम उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो उनकी मर्जी है, अगर उनको करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो छठी पॉलिसी इनकी आई, वहाँ पे कहते हैं पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड्स, कि भाई छठे के अंदर ये पॉलिसी लेके आई कि भाई जो जमींदार लोग हैं, लैंड लॉर्ड लोग हैं, उनके पास उनकी ज़मीन रह सकती है और वही अपनी ज़मीन के मालिक रहेंगे, ठीक है। उनको इस बात की सिक्योरिटी दी जाएगी। अब आगे कह रहे हैं थस अ न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857। इसलिए माय फ्रेंड्स कुछ लोगों का ऐसा मानना है या फिर माना जाता है कि भाई 1857 के बाद एक नई तरीके की आपकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये बात आप सारी समझ चुकी हो।
उसके बाद माय फ्रेंड्स ये जो आपकी फिगर नंबर 16 है ये आपको शो कर रही है सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थन इंडिया, कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर आपकी कौन सी ऐसी जगहें थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ये जो रिवोल्ट था या फिर विद्रोह था बहुत फैला। तो मैं इसको जूम करता हूँ, फिर आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे हम दी खुदरा अपराइजिंग के ऊपर, ठीक है। और ये आपकी केस स्टडी रहने वाली है माय फ्रेंड्स। तो फटाफट से उसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो यार माय फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट एरिया थे वो थे आपके दिल्ली हो गया, यहाँ पे देखो मेरठ हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे बरेली का एरिया हो गया, यहाँ पे फैजाबाद हो गया, यहाँ पे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब आप दिल्ली से इनका मतलब कि अपनी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो कि भैया किस लोकेशन के साइड में ये एरिया आपके पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स ये भी एरिया थे जहाँ पे विद्रोह हुआ, लेकिन यहाँ पे इतना बड़े मतलब स्केल पे नहीं हुआ जितने बड़े स्केल पे आपका इस वाले एरिया के अंदर हुआ, ठीक है। बाकी आप इन सभी को यहाँ पे याद रख सकते हो। हम आगे प्रोसीड करते हैं अब अपनी रीडिंग के ऊपर, ओके। सो अब बारी आती है हमारी खुर्दा अपराइजिंग की केस स्टडी को समझने की। सो यहाँ पे बताता है मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857 they had taken place another event of a similar nature at a place called the Khurda in 1817. Here it would be instructive for us to study that event and reflect on how resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि भाई अब हम स्टडी कर चुके हैं हमारे 1857 की क्रांति को, लेकिन उससे पहले माय फ्रेंड्स आपका 1817 के अंदर एक छोटा सा रिवोल्ट और हुआ था। उसकी हम यहाँ पे एक केस स्टडी जानने वाले हैं, जो कि हुआ था आपका एक खुर्दा गांव पड़ता है वहाँ पे हुआ था। ये मेरे ख्याल से आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे माय फ्रेंड्स इसे हम कह सकते हैं इस घटना से कि भाई जो 19वीं सदी थी ना आपकी, उसकी शुरुआत से ही लोगों के अंदर ये बातें जगना स्टार्ट हो गई थी कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ अब लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताता है आप सभी को, खुर्दा अ स्मॉल किंगडम बिल्ट अप इन दी लेट 16th सेंचुरी इन द साउथ पार्ट ऑफ द उड़ीसा, कि भाई खुदरा है जो आपका वो छोटा सा एक राज्य है जो कि आपका उड़ीसा के अंदर है। और माय फ्रेंड्स ये आपका 16वीं शताब्दी के अराउंड बनना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि आपका राज्य बना था एक तरीके से आप ये कह सकते हो। उसके बाद बताते हैं वॉज अ पॉपुलस एंड अ वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ 105 घर्स एंड 60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेजेस बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। और यहाँ पे बताते हैं कि 19वीं सदी तक यहाँ पे क्या सीन हो गया था कि जो आपकी खुर्दा थी ना उस टाइम पे, जो खुर्दा टेरिटरी थी वहाँ पे माय फ्रेंड्स जो 105 तो आपके घर थे और जो 60 आपके बड़े थे और यहाँ पे 1109 आपके छोटे गांव थे। ये आपकी 19वीं सदी के अराउंड आप सभी को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप राज्य से मतलब आज के राज्यों से मतलब मत लेना यार, वो उस टाइम के राज्य थे जब यहाँ पे राजा एक राज्य के ऊपर राज करता था, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद कहता है इट्स किंग राजा Bhrikshore Dev had to earlier give up the possession of 4 parganas, the supremacy of the Jagannath temple and the administration of the 14 Garjats princely state to the Marathas under the compulsion। अब यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो यहाँ का राजा था जिसका नाम आपका बृक्षोर देव था, उसने क्या था जो कि शुरुआत में ही उसने अपनी 4 तो माय फ्रेंड्स परगना और उसके बाद माय फ्रेंड्स जो जगन्नाथ टेम्पल आपने सुना होगा उसका जो मतलब कि संभालने का कारोबार का सिस्टम आपका, और उसके साथ साथ में आपके 14 प्रिंसली स्टेट जिनको आप कह सकते हो या फिर हम गरजात्स भी जिनको बोल सकते हैं, ये सभी उन लोगों ने मराठास को देनी पड़ी थी एक कंपल्सन की वजह से, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे समझ चुके हो। उसके बाद बताता है देयर फॉर सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इन दी एक मिनट हिज सन, हाँ यहाँ से एक मिनट थोड़ा मिस हो गया। His son and successor Mukundev II was greatly disturbed with the loss of fortune. Therefore, sensing an opportunity in the Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiations with the British to get back his lost territories and rights over the Jagannath temple. But after the occupation of Odisha in 1805, the British showed no inclinations to oblige him on either score. Consequently, in alliance with the other feudatory chiefs of Odisha and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स क्या सीन बताता है कि भाई जो ये राजा था ना जिसका नाम हमने ऊपर अभी भी स्टडी किया था आपका बृहकिशोर देव, इसका जो पुत्र था, ठीक है, वो अब यहाँ पे सोच रहा था कि भाई यार कैसे क्या कुछ किया जाए, जिसका नाम आपका यहाँ पे दे भी रखा है इन लोगों ने, मुकुंदा देव सेकंड है। वो चाहता था कि यार मैं कैसे क्या करूँ कि जो ये मराठास के पास में जो हमारी ज़मीनें गई हुई हैं इनको मैं वापस कैसे लूँ, ठीक है।
तो वो यार अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है जब उनका एंग्लो मराठा चल रहा था, ठीक है। अब एंग्लो मराठा मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर समझा रखा है। जब उनका एंग्लो मराठा का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो यार क्या करता है, अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है और उनको कहता है कि भाई आप एक काम करता हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको जो हमारी ये खोई हुई ज़मीनें हैं ये हमको वापस दिलानी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन यार जैसे ही जब अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है पूरे उड़ीसा के ऊपर 1803 में, तो वो अपनी बातों से मुकर जाती हैं। जैसे ही वो मुकर जाती हैं तो यार ये अपना और 2-3 राजाओं के साथ में एक संगठन बना लेता है, साथ में जो मराठास थे उनसे भी एक सीक्रेट सपोर्ट लेता है और यहाँ पे खड़ा हो जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। अब आगे बताते हैं, दिस लेड टू द डिस्पोजिशन एंड द एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरी बाय द ब्रिटिश एज अ मैटर ऑफ कंसोलेशंस। ही वाज ओनली गिवन द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल विद अ ग्रांट अमाउंटिंग टू मेयर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ हिज फॉर्मर स्टेट एंड हिज रेजिडेंसी वाज फिक्स्ड एट पुरी। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताते हैं कि फिर क्या होता है इसके साथ में, जब ये ऐसे खड़ा होता है तो जो अंग्रेज होते हैं वो यार इसका जो राज्य था उसके सारे राज्य को अब अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने अंडर में लेने के बाद इसको कहते हैं कि भाई अब तेरे को हम ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, अब तेरे को वो क्या करते हैं, सिर्फ इसको एक जो जगन्नाथ टेम्पल था ना माय फ्रेंड्स, उसका जो कर इकट्ठा करने का सिस्टम था वो इसको सौंप देते हैं। और वो इतना था कि जितने, अब मानो पहले आप एक अंदाजे के लिए मान लो इसके पास 10 ज़मीन थी, लेकिन अब सिर्फ इसको एक जगन्नाथ टेम्पल ही मिला, बाकी सब किसके पास रह गया, अंग्रेजों के पास रह गया। और जो ये पहले वहाँ पे रहता था ना अपनी कैपिटल में, वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया खुदरा से पुरी में कि भाई अब तू पुरी में जाके रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ में बेचारे के साथ में ऐसा कुछ सीन हुआ। उसके बाद बताते हैं, दिस अनफेयर सेटलमेंट commenced an era of oppressive foreign rule in Odisha which paved the way for a serious armed uprising in 1817। और इसी वजह से माय फ्रेंड्स जो आपका उड़ीसा था उसके ऊपर एक फ़ॉरेन मतलब कि विदेशी लोग आके राज करने लगे। और फिर यार इसी वजह से आपका जो 1817 के अंदर आपकी क्रांति हुई थी ना छोटी सी, उसका विद्रोह हुआ यहाँ पे, मतलब कि वो हमें देखने को मिली। उसके बाद यार आगे बताता है, सून आफ्टर टेकिंग ओवर खुर्दा the British followed a policy of resuming service tenures. It bitterly affected the lives of the ex-militia of the state, the Pike। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, वो पॉलिसी लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर्विसेज को। और इस वजह से माय फ्रेंड्स जो आपके वो जो पहले मिलिट्री के अंदर काम करते थे ना लोग, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ उनकी लाइफ को, जिनका नाम यहाँ पे दे भी रखा, उनको क्या बोलते थे वहाँ पे, पैक्स बोलते थे, ठीक है। अब बताते हैं, the severity of the measure was compound on the account of an unreasonable increase in the demand of revenue and also the oppressive ways of its collection. Consequently, there were a large-scale desertion of people from Khurda between 1805-17, yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either of the productive capacity of the land or paying capacity of the rayers. No leniency was shown even in case of the natural calamities, which Odisha was frequently prone to. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो लोग थे ना आपके जो पहले मिलिट्री के अंदर थे, वो लोग खेती करते थे और पहले भी और लोग खेती करते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने अपने सर्विसेज को मतलब कि वहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, तो उसके बाद वो अपनी टैक्स कलेक्शन की डिमांड वहाँ पे बढ़ाते ही चली गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग विद्रोह भी करते कि भाई आप इतना ज़्यादा टैक्स यहाँ पे क्यों बढ़ा रहे, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं करते, टैक्सों को और बढ़ा देते, ठीक है। और वो ना ही इस तरफ देखते कि भाई यहाँ पे जो ज़मीन है कितना उपजा पाएगी या फिर इससे ज़्यादा नहीं उपजा पाएगी, अगर हम इतना टैक्स लेंगे तो बेचारा ये जो किसान है ये क्या खाएगा, वो इस बात को भी यहाँ पे नोटिस नहीं कर रहे थे माय फ्रेंड्स। और इस वजह से क्या होने लगा, लोगों के अंदर उसके लिए गुस्सा आने लगा। और 1805 से 17 तक कुछ ऐसा ही सीन आपका यहाँ पे चलता रहा, यहाँ तक कि जो आपका उड़ीसा है वो आपको पता है समुद्र के तट के करीब पड़ता है, तो वहाँ पे जो आपकी बाढ़ वगैरह है वो आती रहती हैं, ठीक है। सो यार लेकिन अंग्रेजों ने ये भी नहीं देखा कि भाई अब की बार किसानों की फसलें ख़राब हो चुकी हैं तो वो लोन को कैसे चुका पाएंगे, वो तभी भी अपने टैक्स को उन्होंने वहीं पे मेंटेन रखा या फिर वो बढ़ा देते थे उसको, ठीक है। उसके बाद आगे बताता है, rather lands of defaulters were sold off to a scheming revenue officials to a spectacular from Bengal। उसके बाद माय फ्रेंड्स जो उनके लोन्स को यानी कि जो उनका रिवेन्यू था उसको नहीं देते थे, उसकी जो ज़मीनें थे उसको वो बेच देते थे। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़मीनों को बेच दिया। किनको बेचा, जो आपके बंगाल के ऑफिशियल्स थे उनको बेच दिया, ठीक है। अब बताते हैं, द हेरिडेटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिस्पोज्ड किंग जगबंधु विद्याधर महापत्रा बरम्बरा
Rai or the Buxi Jagbandhu, as he was popularly known, was one among the disposed landholders. He had in effect became a beggar. He had become a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contributions from the peoples of Khurda before deciding to fight for their grievances as well as his own. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे सीन क्या हुआ कि यहाँ पे बता रखा है कि भाई दो आपके जो मिलिट्री कमांडर्स थे ना, जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है, ये भी पहले भाई यहाँ पे मिलिट्री के अंदर थे। ये इनके पास बहुत अच्छी ज़मीन थी, लेकिन माय फ्रेंड्स आगे चल के इन्हीं पॉलिसीज़ के कारण ये भिखारी तक भी बन गए थे और ये सिर्फ उसी के ऊपर 2 सालों तक जिंदा रहे जो कि लोगों ने इनको दिया भीख के रूप में, आप समझ सकते हो, या फिर अपनी इच्छा से दिया, उसी को खा खा के ये लोग 2 साल तक जिंदा रहे। लेकिन बाद में इन लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई अब हम इनके खिलाफ फाइट करेंगे, लोगों के लिए भी लड़ेंगे और अपनी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी लड़ेंगे। ठीक है, हम बताते हैं ओवर द ईयर व्हाट हैड टू एडेड टू दीज ग्रीवेंसेस वर, कि भाई धीरे धीरे इनकी मांग क्या थी अंग्रेजों से इस लड़ाई के खिलाफ। अब चलो उन मांगों के बारे में भी यहाँ पे आपको बता रखा है। ए नंबर पे बताया है द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का रुपी, कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पे सिक्का को लेके आओ, एक रुपीज़ को लेके आओ, जो कि आपका सिल्वर करेंसी होती थी उस रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद था माय फ्रेंड्स इनकी डिमांड थी टेंसी ऑन पेमेंट ऑफ रिवेन्यू इन अ न्यू करेंसी, कि भाई जो हम टैक्स देते हैं वो भी हम अब नई करेंसी के अंदर देंगे। एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द प्राइस ऑफ फूड स्टफ एंड सोल्ट विच हैड बिकेम फार fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt maker of the Odisha was deprived of the making salt। अब यहाँ पे यार ये चाहते थे कि भाई जो यहाँ पे साल्ट लॉज पहले लगा रखे हैं इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे जो हमारे खाने की कीमत है वो भी बढ़ रही है, एंड साथ में जो कि हमारे हम पहले लोकल इंसान यहाँ पे जो साल्ट बनाते थे अब वो साल्ट नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद द ऑक्शन ऑफ लोकल स्टेट्स इन कोलकाता विच ब्राउट इन अब्सेंस लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा, besides the incentive and corrupt police system also made the situations worse for the armed uprising to take a sinister shape। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है आप सभी को, एंड हाँ माय फ्रेंड्स एक कन्फ्यूजन भी रहती होगी मेरे ख्याल से आपके अंदर। यहाँ पे यार ये जो ग्रीवेंसेस की यहाँ पे बात चली थी ना, यहाँ पे ग्रीवेंसेस की डिमांड जो थी अंग्रेजों ने आगे चल के कर दी थी। मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये जो दो थे आपके बहुत बड़े जमींदार से, ये बाद में भिखारी बन चुके थे, ये भीख मांग के खा रहे, 2 साल तक ये जिंदा रहे थे। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद माय फ्रेंड्स अंग्रेज जो थे उन्होंने और नए नए सिस्टम यहाँ पे लेके आने लगे, जैसे कि भाई वो चाहते थे कि अब सिल्वर करेंसी लेके आए हम इस रीजन के अंदर, साथ में इसी के अंदर लोग हमको टैक्स दें, एंड जो साल्ट था अब वो यहाँ पे जो पहले लोकल लोग बनाते थे उसको बंद करो, अब साल्ट भी हम ही लोग बनाएंगे। यहाँ पे जो फूड के मतलब कि प्राइस थे वो भी इन लोगों ने बढ़ा दिए थे। उसके बाद माय फ्रेंड्स जो ज़मीनें थे उनको ये बेच देते थे बंगाल वालों को, फिर बंगाल वाले उड़ीसा में आके यहाँ पे खेती करते थे। उसके बाद इसी चीज़ों ने यार इनकी जो सिचुएशन थी लोगों की बहुत ख़राब बना दी, एंड इसी वजह से माय फ्रेंड्स उनको विद्रोह के लिए यहाँ पर तैयार ही होना पड़ा। उनके पास अब कोई भी कारण यहाँ पर नहीं बचा। दी अपराइजिंग वॉज सेट ऑफ ऑन 29 मार्च 1817, और इसी वजह से आपका 29 मार्च को यहाँ पे माय फ्रेंड्स 1817 के अंदर ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। द पाखीज अटैक द पुलिस स्टेशंस एंड अदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट at Banpur, killing more than 100 men and took away a large amount of government money. Soon it ripples spread in different directions, with Khurda becoming its epicenter. The jamidars and the rayats alike joined the pikes and the enthusiasm. Those who did not were taken to task. A no rent campaign was also started. The British tried to dislodge the pikes from their entrenched positions but failed. On 14 April 1817, Bakshi Jaganbandhu leading 5 to 10,000 pikes and men of Khund tribes seized Puri and declared the hesitate King Mukund Dev II as their ruler. The priest of Jagannath temple also extended the peaks their full support। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि फिर लोगों ने आगे चल के यहाँ पे विद्रोह कर दिया, गवर्नमेंट की बहुत सारी मनी को वो लोग लूट के ले गए। साथ में माय फ्रेंड्स ये जो विद्रोह था आपका अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर यहाँ पे फैला। इसके अंदर आपके बहुत सारे जमींदार लोग थे, रैयट्स लोग थे, वो आके जुड़ना स्टार्ट हो गए। और माय फ्रेंड्स आगे चल के इन लोगों ने जेल भी तोड़ दी। जेल तोड़ के जो इनका यहाँ पे राजा था मुकुंद देव II उसको ये बाहर निकाल लाए और उसको अपना लीडर बना दिया। एंड माय फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे और सारी बातें भी आपको बता रखी, जैसे कि भाई लोगों ने यहाँ पे नॉन रेंट कैंपेन भी चलाई कि भाई हम आपको कोई भी रेंट यहाँ पे नहीं देंगे। और ऐसे यार अंग्रेजों के साथ में इनका काफ़ी अच्छा संघर्ष यहाँ पे चला। ठीक है,
और जो यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल का यहाँ पे जो इनका पुजारी था उसने भी इनका साथ दिया। उसके बाद बताते हैं सीइंग द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ हैंड द ब्रिटिश चैम्प्ड मार्शल लॉ। और माय फ्रेंड्स, जब ब्रिटिश ने देखा कि भाई ऐसी सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी तो वो यहाँ पे मार्शल लॉ को लेके आ गए। द किंग वॉज क्विकली कैप्चर्ड एंड सेंट टू प्रिजन इन द चूतक विद हिज सन। और माय फ्रेंड्स, फिर इन लोगों ने क्या किया कि भाई जो राजा था ना, इनका जो लीडर बना था उसको पकड़ लिया गया और उसके बच्चे को भी पकड़ लिया गया। दोनों को कोटक के अंदर यहाँ पे भेज दिया गया जेल के अंदर। ठीक है, अब बताते हैं दी बुक्सी विद हिज क्लोज एसोसिएट कृष्णा चंद्रा भरम्बर राय ट्राई टू कट ऑफ ऑल द communications between the Kutak and the Kurda as his uprising spread to the southern and the northern western part of Odisha. Consequently, the British sent Major General Martindale to clear off the area from the clutches of the Pakes at the same time announcing rewards for the arrest of Bakshi Jaganbandhu and his associations in the ensuing operations on hundreds of Pakes were killed, many filed to deep jungles and some returned home under a scheme of amnesty. Thus, by May 1817, the uprising was mostly contained. However, outside Khurda, it was sustained by the Bakshi Jaganbandhu with the help of supporters like the Raja of Kujung and the unflinching loyalty of the Pakes until his surrender in the May 1825. My friends, यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके बक्सी थे जगनबंधु और जो उसके साथी थे वो सभी अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए और अलग अलग जगह पे जाके छिप जाते हैं। फिर जो आपका ये विद्रोह है साउथ पार्ट में भी फैलता है, नॉर्थ पार्ट में भी फैलता है। तो जो मार्टिन डल आपके मेजर जनरल थे वो एक आइडिया लेके आते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो जगनबंधु को पकड़वाएगा हम उसको रिवार्ड देंगे। और माय फ्रेंड्स, इसी बीच में यार बहुत सारे जो आपके पैयक्स थे वो मारे जाते हैं एंड और भी बहुत सारे लोगों के साथ में इनका युद्ध होता है। बहुत सारे लोग जंगल में जाके छिप जाते हैं और कुछ अपने घरों में छिप के रहते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके बक्सी थे वो यार खुदरा से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इस रिवोल्ट को जारी रखते हैं। एंड बाद में यार तब तक वो इस रिवोल्ट को जारी रखते हैं जबकि वो 1825 के अंदर आपके यहाँ पे पकड़े नहीं जाते, आई मीन सरेंडर नहीं करते। On their part, the British henceforth adopted a policy of leniency in Jal and the Forebrency toward the people of Khurda. The price of salt was reduced and necessary reforms were made in the policies and the justice system. Revenue officials found to be corrupt and were dismissed from the service and the former landholders were restored their lands. एंड माय फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ बदलाव किए। जो उन्होंने नमक के लॉ लगाए थे उस नमक के लॉज को हटा दिया। एंड माय फ्रेंड्स, जो ज़मीनें जिन लोगों की पहले ज़मीनें थी उनको उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई और कहा कि भाई आप इन ज़मीनों के अधिकारी हो तो आप इनको संभालोगे। और जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनके ब्रिटिश के अंदर उनको वहाँ उसके मतलब कि ब्रिटिश कंपनी के अंदर उनको वहाँ से हटा दिया गया। द सन ऑफ द किंग खुर्दा रामचंद्र देव थर्ड वॉज allowed to move to Puri and take charges of the affairs of the Jagannath temple with a grant of rupees 24,000. And my friends, जो आपके रामचंद्र देव थर्ड थे यानी कि जो सन थे आपके किंग के, उसको बाद में वापस से पुरी भेज दिया गया जेल से निकाल के और कहा गया कि भाई आप जगन्नाथ जो आपका टेम्पल है उसको संभालो और साथ में माय फ्रेंड्स उसको 24,000 रुपीज़ भी दिए गए। इट वॉज द फर्स्ट सच पॉपुलर anti-British armed uprising in Odisha which had far-reaching effect on the future and the British administration in part of the country. To Marley call it a Pake rebellion will thus be an understatement. And my friends, इसी को ये लोग बोलते हैं यहाँ पे पैक रेबेलियन। ठीक है, तो उसी के बाद माय फ्रेंड्स अब हम जानते हैं एल्सवेयर के अंदर एक बहुत अच्छी बात एंड अपने चैप्टर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कहता है while the revolt was spreading in India in 1857, a massive popular uprising was raging in the southern part of the China. It had started in 1850 and could be suppressed only by the mid-1860s. Thousands of labor uprising poor people led by the Hongjiang to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace. This was known as the टाइपिंग रेबेलियन। एंड माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जब हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे विद्रोह चल रहा था 1857 के लिए लोग तैयार हो रहे थे, उसी टाइम पे जो आपके चाइना का साउथ पार्ट पड़ता है वहाँ पे भी कोई गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे भी जो लेबर थे वो लड़ रहे थे आपके 1850s के अंदर, उनको 60s के अंदर यहाँ पे दबा दिया गया। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गरीब लेबर थे जो चाहते थे कि भाई यहाँ पे
एक मतलब कि अच्छी किंगडम आ जाए, ग्रेट पीस, जहाँ पे बिल्कुल शांति रहे, कोई दिक्कत वगैरह ना हो, और उसी को माय फ्रेंड्स बोलते हैं टेपिंग रेबेलियन। क्या बोलते हैं उसको ये लोग? टेपिंग रेबेलियन। एंड चलो यार उसके साथ आपको आगे बताते हैं अब क्या होता है। होंग जुयांग वॉज a convert to Christianity and was against the traditional religions practiced in China such as the Confucianism and the Buddhism. The rebels of the Taiping wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced, where no one held any private property, where there was no difference between the social classes and between the men and women, where consumption of opium, tobacco, alcohol, and activity like the gambling, prostitution, slavery were prohibited. The British and French armed forces operating in China held the emperor of the किंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द टेपिंग रेबेलियन। अब माय फ्रेंड्स जो आपका टेपिंग रेबेलियन यहाँ पे हो रहा था, इसका मतलब बेसिकली क्या था कि जो आपकी ये होंग क्युयांग नाम का ये जो भी एक शख्स है आपका, इसने क्रिश्चियनिटी के अंदर अपना मतलब कि बदलाव कर लिया। तो ये चाहते थे कि भाई एक ऐसा राज्य यहाँ पे आ जाए जहाँ पे भाई कोई भी मतलब कि ना तो कोई आपका समझते हो यहाँ पे नशे के नाम दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि आपका तंबाकू का हो गया, दारू का हो गया, ओपीएम का हो गया, ऐसा कोई नशा यहाँ पे ना करे। जो सट्टेबाजी होती हैं, जुआ खेलते हैं लोग, या फिर जो आपकी माय फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, वो सभी ना हो। यहाँ पे जो नौकर बनाए जाते हैं वैसा सब ना हो। तो ये एक ऐसे राज्य की डिमांड कर रहे थे जहाँ पे क्रिश्चियंस आराम से रह सकें। लेकिन माय फ्रेंड्स जो वहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, फ्रेंच लोग थे, उन्होंने कहा यहाँ पे जो डायनेस्टी का राजा था जिसका नाम था यहाँ पे किंग डायनेस्टी, उसको कहा कि आप इस रेबेलियन को दबाइए, टेपिंग रेबेलियन को। ठीक है, तो यार माय फ्रेंड्स इसी के साथ यार यहाँ पे आपका चैप्टर वाइंड अप हम करते हैं, एंड देन आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी इस नॉलेज को गेन कर पाए। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय।